बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन। मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है हमारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में ओवर टाइम, उसको क्या कहते हैं? हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। व्हेन इन्फ्लेशन अकर्स, एवरी यूनिट ऑफ करेंसी बाइज अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस का स्मॉल परसेंटेज हम क्या कर पाते हैं? बाय कर पाते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ को पहले 100 रुपये में 2 किलो खरीद रहे थे, अब इस साल उस चीज़ को आप 100 रुपये में 1.5 किलो खरीद पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चेंज आया है इसको क्या कहेंगे? हम इन्फ्लेशन। हाफ के जी का जो फर्क पड़ रहा है इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। विच डायरेक्टली रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी। देखो, परचेजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई मनी की। कैसे? 100 रुपये में कोई चीज़ हम 2 किलो खरीद रहे थे, अब 100 रुपये में हम 1.5 किलो खरीद रहे हैं। तो यूनिट कम आ रही है और पैसे हमें उतने ही देने। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक शिफ्ट जनरली ट्रिगर इन्फ्लेशन थ्रू 3 डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की इन्फ्लेशन होती है। सबसे पहले है डिमांड पुल, देन कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आउटस्पेस एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ जब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड एक्सीड करती है एग्रीगेट सप्लाई को, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर होती है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली एंड कंज्यूमर हैव हाई डिस्पोजेबल इनकम। ज़्यादा पैसा किसके पास है? अब कंज्यूमर के पास है, वो इजीली अपनी चीज़ों को खरीद पा रहा है, पर लेकिन गुड्स क्या है? अवेलेबल नहीं है उतने। ठीक है। रिजल्ट, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स अलाउइंग सेलर टू रेज प्राइस। अब क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास पैसा है, वो चीज़ें खरीदना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सेलर को प्राइसिंग करना। नेक्स्ट है इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखो, सबसे पहले एडी का अगर हम देखें, एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी शिफ्ट कहाँ हो रही है? राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। ठीक है। पहले एडी हमारी प्राइस पहले P1 है और Y1 हमारी क्या है? आउटपुट। और हमारा एडी आया है AD1 और बाहर की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड। प्राइस लेवल इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। जैसे ही प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया Y1 टू Y2। ठीक है। और साथ ही साथ हमारी क्या हो गई? एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गई और राइट वर्ड डिलीट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है? ज़्यादा बढ़ जाती है। प्राइजेस राइज फॉर रॉ मटेरियल्स, वेजेस और इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स, एग्जांपल ऑयल क्राइसिस। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए या वेजेस के प्राइस बढ़ गए, तो उस केस में आपकी सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। रिजल्ट क्या होता है इसका? कंपनीज प्रिजर्व प्रॉफिट मार्जिन बाय पासिंग हायर प्रोडक्शन कॉस्ट डाउन टू कंज्यूमर। अब यहाँ पे वो क्या करता है? अपनी जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही है वो किससे वसूलता है? अपने कंज्यूमर से वसूलता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कॉस्ट पुश डिमांड का हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे बनेगा। हमारी प्राइस में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और हमारी जो आउटपुट है उसमें भी चेंज हो रहा है। सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, लेफ्ट साइड हमारा सप्लाई कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। प्राइस लेवल राइजेस फ्रॉम P1 टू P2। यहाँ पे हमारे पास P3 नहीं P2 है, और यहाँ से P1 से P2 पे हमारा प्राइस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ऐसे ही हमारा जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। कहाँ से? Y1 से Y2 पे। ठीक है। आएगा यहाँ पे P3 के बजाय, इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हमारे पास मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन या फिर बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होती है? द मनी सप्लाई ग्रो फास्टर देन द एक्चुअल इकोनॉमिक आउटपुट। जितना हमारा इकोनॉमिक आउटपुट नहीं है उससे ज़्यादा हमारी मनी सप्लाई चल रही है। सेंट्रल बैंक प्रिंट एक्सेसिव करेंसी और लो इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक या तो बहुत ज़्यादा करेंसी इशू कर चुका है या फिर उसके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो क्या चल रहे हैं? लो चल रहे हैं बैंक के। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट क्या होता है इसका? एन ओवर सप्लाई ऑफ कैश
डिवैल्यूज द करेंसी। अब ओवर सप्लाई हो रही है कैश की, तो उस वजह से क्या हो जाता है, करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। मेकिंग ईच यूनिट वर्थलेस, हर एक यूनिट का जो पावर है वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं घट जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है, नहीं क्यों ये किस किस वजह से ये अराइज होती है। ठीक है, सबसे पहले है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई की वजह से अराइज होती है। देन हमारी है राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हुई तब भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर से वसूलना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी चेंज है टैक्सेशन और स्पेंडिंग में, उनके एक्सपेंडिचर में, तो भी हमारे को क्या फेस करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन। नेक्स्ट है सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी सप्लाई चेन में कोई दिक्कत है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ढंग से सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देंगे ताकि जिस कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसे हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीद सके। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव डिमांड इन द इकोनॉमी। बहुत ज़्यादा डिमांड हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो भी इन्फ्लेशन का सिचुएशन बन सकती है, तब भी उस चीज़ के। नेक्स्ट है इसके इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइसिंग डिसीजन में डिफरेंस आ जाता है। देन कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमारे अगर प्राइस बढ़े, कॉस्ट के इनपुट की कॉस्ट की अगर प्राइस बढ़े तो हमारी कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में डिफरेंस आ जाता है। क्यों डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बैंक रेट फ्लक्चुएट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग। हमने कुछ डिमांड फोरकास्टिंग करी हो कि इतने समय बाद हमारे इतने प्रोडक्ट बिकेंगे और आज के टाइम में हमारे उतने प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंस आ जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि आप जहाँ पे आप 100 रुपये कमा रहे थे वहाँ पे आप, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो गया है तो आप वसूल तो रहे हैं कंज्यूमर से, पर लेकिन आप इतना ज़्यादा भी नहीं वसूल सकते कि आपके 100 के 100 रुपये कवर हो जाए। आप 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ ही कवर कर पाते हैं। कंट्रोल मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन हमने पढ़ लिया क्या है। अब ये एक तरीके की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, क्योंकि आपके रेट एकदम से हाई हो रहे हैं, कंज्यूमर को भी फेस करना पड़ रहा है, कुछ सेलर को भी फेस करना पड़ रहा है, तो इसका कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, रेट इंक्रीज कर देती है, इंटरेस्ट रेट। अब आप कोई भी चीज़ ईएमआई पे खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मुझे इसका रेट, इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा, इतना ज़्यादा हो गया, अब मैं नहीं खरीदूंगा, चलो मैं रुक जाता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज टैक्सेस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अगर रिड्यूस कर दिया जाए और टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाए तो गवर्नमेंट अपने पास पैसा होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी को यूज अपडेट कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई साइड पॉलिसी। इम्प्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हुए भी हम इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, प्राइस की बात करें, फीचर्स के बेस पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहले प्राइस ट्रेंड की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन में प्राइस क्या करते हैं, राइज करते हैं, और डिफ्लेशन में हमारे प्राइस फॉल करते हैं। मनी वैल्यू की अगर हम बात करें तो परचेजिंग पावर ड्रॉप हो जाती है इन्फ्लेशन में, क्योंकि प्राइस राइज हो गया है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, और डिफ्लेशन में हमारी परचेजिंग पावर ग्रो हो जाती है। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात करें तो एनकरेज करता है इमीडिएट बाइंग। इन्फ्लेशन के केस में वो क्या करना चाहता है, इमीडिएट बाइंग करना चाहता है, और डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, डिले करता है परचेज को, कि आगे चल के प्राइस गिरेंगे तो उस केस में हम बाय करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क की बात करें तो डिवैल्यूज कैश सेविंग। तो यहाँ पे जो हमारी कैश अगर हमने सेव करके रखी है वो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, घटने लगती है पड़े पड़े। और अगर डिफ्लेशन की हम बात करें तो ये ट्रिगर करती है इकोनॉमिक को। ठीक है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को ट्रिगर कर सकती है। तो ये था हमारा टॉपिक इन्फ्लेशन का। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो और कुछ समझ आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।